स्टूडेंट्स, बेटा ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नेम इज़ यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। सबसे पहले बेटा हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है और इसका रिलेशन कहाँ से आ रहा है, ये टॉपिक कहाँ से ये आ रहा है। उससे पहले हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानने चाहेंगे। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं बेटा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनसे हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, है ना। मेज़रमेंट चैप्टर वहीं से आ रहा है। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ज़रा हम देखना चाहेंगे इसको। इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा कैटेगरी, इसे कहेंगे बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला होगा फंडामेंटल, और दूसरी जो कैटेगरी होगी इसको कहेंगे डिराइव्ड। पहला होगा फंडामेंटल और दूसरी होगी डिराइव्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस एक बार समझते हैं। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल, तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़, अभी तक हम ये समझ नहीं पाए फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। मैंने कहा फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिनसे हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। मुझे पेन को मेज़र करना है, हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। किस में मेज़र करेंगे? लेंथ में मेज़र करेंगे। सपोज़ मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र करना हो तो हम कहेंगे कि सर आप इसे वेट से मेज़र करिए, डैट इज़ मास कैलकुलेट करिए। हम रूम के अंदर बैठे हुए हैं, रूम के अंदर कितना एयर है, तो उसको लेंथ से मेज़र नहीं करेंगे, उसको मेज़र करेंगे वॉल्यूम से। मैंने इस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने इस पर ऐसे पुश किया, पुश लगाते ही आगे बॉडी मूव कर गई, तो हम बोलेंगे आपने इस पर एक फिज़िकल क्वांटिटी लगाई जिसका नाम है फोर्स। तो ये होता है बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया गया है। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो अदर क्वांटिटीज़ से इंडिपेंडेंट हो। जो अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं बेटा। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? किसी से किसी दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा लेंथ, है ना। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात आती है मास। तीसरी बात आती है बेटा टाइम। तीसरा आता है चौथा आता है बेटा टेम्परेचर। इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब जैसे रूम के अंदर जो ब्राइटनेस है, इसको ये जो मेज़र करते हैं जिससे, उसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं। इसके अलावा भी 2 होती हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री बोलते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं बेटा? इन्हें सप्लीमेंट्री कहा जाता है। ये जो होती हैं इनको कहा जाता है बेटा एंगल, और नेक्स्ट होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये कुल मिला के 7 and +2 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब हम बात करते हैं डिराइव्ड, तो डिराइव्ड वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। अब कैसे देखते हैं। वेलोसिटी,
ये बेटा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, फोर्स मास इंटू एक्सलेशन होता है, स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम होता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज मास। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फोर्स लिया बेटा, तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स हुआ मास इंटू एक्सलरेशन। मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन ए तो नहीं है ना। ए को लिख सकते हैं डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। गौर से देखना बेटा, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। आप दोबारा डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, नोटिस करो, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम लिख सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम लिख सकते हो। यहाँ एक बात ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए हम जिस फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं वो क्वांटिटी है आपकी लेंथ। तो आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू लेंथ एंड अपान टाइम। समझ गए बेटा सब लोग। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम और साथ ही साथ ये जो नीचे टाइम है ये भी एक आ गया, तो तुम इसको लिख सकते हो मास डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का स्क्वायर। तो जब तुम्हें फोर्स को इंडिकेट करना होगा तो तुम फोर्स को बताने के लिए इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पहला मास होगा, दूसरा लेंथ होगा और तीसरा ये टाइम हो गया बेटा, है ना। इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग किसको डिस्कस करेंगे बेटा, फोर्स को बताएंगे। ये हमारा पहला लॉजिक हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे सपोज करो मैंने एक वैल्यू लिखा लेंथ, तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ क्या चीज़ है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मुझे किसी ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ पता करना हो तो उसको हम लिखेंगे 5, ठीक, न्यूमेरिकल नंबर हो गया 5। और उसको मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे और वो स्टैंडर्ड नोन वैल्यू होगी मीटर। यानी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम उस स्टैंडर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा इसी को कहा जाता है यूनिट, ठीक है बेटा। तो यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो इस स्टैंडर्ड वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं। वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं, देखो, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है यूनिट, इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू है वो होती है MKS। हम सबसे पहले इसको MKS से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम डिनोट करते हैं बेटा CGS से, और फिर इसके बाद हम डिनोट करते हैं इसको FPS से। ये तीनों का अलग अलग सिस्टम होता है। हम यहाँ पर एक और स्पेशल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, MKS का ही दूसरा नाम है जिसको कहेंगे SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, SI यूनिट। अब SI यूनिट जो है ये बेटा पूरे वर्ल्ड के लिए ये एप्लीकेबल है। MKS हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है, CGS हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, FPS हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ MKS, अब जरा इनकी यूनिट्स की बात कर लें। हम यहाँ जो बात करेंगे ना वो SI यूनिट की बात करेंगे। तो जब हम लेंथ की बात करते हैं तो इधर मैंने लिख दिया बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, इस तरफ मैंने लिखा फंडामेंटल क्वांटिटी, और इस तरफ मैंने लिख दिया इसकी SI यूनिट, ठीक। इस तरफ मैंने लिखा फंडामेंटल क्वांटिटी और इस तरफ मैंने लिख दी SI यूनिट। अब होता क्या है, सबसे पहले नंबर पे आता है लेंथ। जो लेंथ है बेटा इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे M से। इसके बाद हमारा सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास को डिनोट करने के लिए हम लोग डिनोट करेंगे किलोग्राम से, किलोग्राम, केजी। इसके बाद टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेकेंड, और ये हो जाएगा S से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए
हम लोग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा केल्विन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, डिनोट करेंगे कैपिटल के से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट जो आता है टेम्परेचर के बाद, ये आती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एम्पियर का। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट के नेम पे था, एम्पियर। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग जिस एसआई यूनिट का इस्तेमाल करेंगे वो होगा कैंडेला। और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बेटा मोल। डिनोट करेंगे MOL से। दो सप्लीमेंट्री वैल्यूज हैं, उनको बेटा मेजर करने के लिए हम लोग के पास है एंगल, और एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग रेडियन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज RD। और लास्ट में सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग मेजर करेंगे बेटा स्टीरेडियन। ठीक है, स्टीरेडियन। इसको CD से नोट करेंगे, इसको STRD से। ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास जिनसे इसको मेजर किया जाता है। अब इसके बाद जो डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा, ये चीज को ध्यान देना, इसमें से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है, आप जरा इसका मतलब समझ लीजिए बेटा। जब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मुझे 12 पेंसिल्स खरीदनी है, तो मुझे अगर 12 पेंसिल्स खरीदनी है बेटा, तो हम मार्केट में जाके ये बोलेंगे 12 पेंसिल या 1 डजन दे दीजिए। ठीक है, 1 डजन। मुझे अगर बनाना खरीदना है तो हम उससे बोलेंगे 12 बनाना या 1 डजन बोलेंगे। हम 12 बनाना कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 डजन। तो शॉपकीपर समझ जाएगा कि उस 1 डजन में टोटल 12 नंबर की क्वांटिटी होगी। ओके। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, लाइक मुझे इलेक्ट्रॉन मेज़र करना है, मुझे प्रोटॉन मेज़र करना है, मुझे न्यूट्रॉन मेज़र करना है, मुझे मॉलिक्यूल्स मेज़र करना है, मुझे एटम्स मेज़र करना है, तब हम ये डजन, किलोग्राम ये सब मेज़र नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा 1 किलोग्राम, तो आप तुरंत समझ जाएंगे उस 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। अंडरस्टूड? लेकिन ये तो मास हुआ ना। लेकिन मुझे अगर नंबर में मेजर करना हो किसी चीज को, मैंने कहा कि इतनी क्वांटिटी के अंदर बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको मेजर करने के लिए हम डजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि 12 मॉलिक्यूल मिलके 1 डजन इसके अंदर मॉलिक्यूल है। तो उसके लिए हम एक नई क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं मोल। तो मोल एक्चुअली ये आपके डजन, उसके बाद किलोग्राम, इन सब की तरह ही एक वैल्यू है जो मेजर करने के काम आता है। अब 1 मोल में जब हम कहते हैं 1 मोल, तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइए कि उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो एटम्स होंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, या आयंस होंगे। ये बेटा 1 मोल का एक नंबर होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये 1 मोल एक्चुअली डजन की तरह ही होता है। इसी को कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मेजर करने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है एंगल। एंगल क्या होता है? जब आप एंगल को समझने के लिए बेटा हम यहां पे साइड में इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। आप एक बेस लाइन ले लीजिए। इस बेस के साथ कोई भी लाइन, दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल से जितने का पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन बनाती है, उसी को कहते हैं एंगल। तो एंगल एक्चुअली क्या है? एंगल एक तरह का इंक्लाइनेशन है फ्रॉम द लाइन टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से उस लाइन पे जितने का इंक्लाइनेशन है, दैट इज कॉल्ड एंगल। नेक्स्ट आता है सॉलिड एंगल। बेटा सॉलिड एंगल को समझने के लिए आप इस तरह का एग्जाम्पल समझ लीजिए।
ये मेरे पास एक, सपोज करिए बेटा मैंने इस तरह का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सिलेंड्रिकल, सॉरी हेमिस्फेरिकल। ये मान लीजिए इसमें आइसक्रीम का स्कूप है, आइसक्रीम भरा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से थोड़ा सा पोर्शन स्कूप करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें से इतना पोर्शन मैंने स्कूप कर लिया, इतना पोर्शन मैंने हटा दिया। तो ये जो मैंने हटाया बेटा, इसमें कोई ना कोई एंगल बनाते हुए तो हटाएंगे। ये जो एंगल होगा ये पूरे 360 डिग्री पे होगा बेटा। मतलब अगर आप पिक्चर बनाएंगे इसका, तो ये कुछ पिक्चर आप जब बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यानी 360 डिग्री पे। इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल बेटा। यानी किसी सॉलिड के अंदर जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ओके, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, आपने बेटा यहां पर पूरा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जान लिया और उनके यूनिट्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं या डायमेंशन क्या होता है, जरा उसके बारे में समझते हैं। बेटा डायमेंशंस को समझने के लिए आप पहले ये समझिए, डायमेंशन का मतलब होता है मेजरमेंट। किसी चीज को मेजर करने के लिए हमने किसका किसका इस्तेमाल किया है। सपोज करो बेटा मुझे स्पीड मेजर करना है, मैं चाहता हूं कि मैं क्या मेजर करूं बेटा, स्पीड मेजर करूं। तो मुझे अगर स्पीड मेजर करना होगा तो उस स्पीड को मेजर करने के लिए हम किसका किसका इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस का, और डिस्टेंस के साथ एक और का इस्तेमाल करेंगे जो कि है टाइम का। आपको पता है कि यहां पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप जिस फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं वो है लेंथ, और इसको टाइम। आप कह सकते हैं कि ये जो स्पीड नाम की जो क्वांटिटी है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, इस स्पीड को मेजर करने के लिए मैंने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया। अब वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है? पहला तो लेंथ है और दूसरा इसका टाइम है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि स्पीड को मेजर करने के लिए हमने लेंथ को 1 टाइम पे लिया और टाइम को मैंने 1 टाइम लिया। तो स्पीड के डायमेंशंस कितने हुए? डायमेंशंस ऑफ स्पीड कितने हुए बेटा? डायमेंशंस ऑफ स्पीड यहाँ पर, डायमेंशंस ऑफ स्पीड यहाँ पे कौन कौन हुए देखिए, लेंथ है और साथ ही साथ टाइम है। ओके बेटा, तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हमारी डायमेंशंस कहलाती हैं, डायमेंशन है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो उनमें से मास नाम का जो क्वांटिटी है, इसको बताने के लिए हम लोग कैपिटल एम नाम का चीज़ इस्तेमाल करते हैं। नोटिस करिएगा, ये जो सिंबल है ये एम को बताता है, एम फॉर मास, और ये जो सिंबल देख रहे हो ये ब्रैकेट्स है। यानी किसी भी डायमेंशन को अगर दिखाना हो, मास का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एम। उसी तरीके से मुझे अगर लेंथ को मेज़र करना हो तो लेंथ को बताने के लिए हम कैपिटल एल का इस्तेमाल करेंगे। मुझे अगर टाइम को बताना हो तो टाइम को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल टी का। मुझे अगर करंट को बताना हो तो करंट को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल ए का। इस तरह से बेटा हमारे पास ये पूरा का पूरा होगा। अगर सपोज करो टेम्परेचर को बताना होगा तो टेम्परेचर को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे थीटा का, इस तरह का सिंबल। मोल को अगर बताना हो तो मुझे बताना होगा MOL। इस तरह से बेटा हम लोग डायमेंशंस को बताते हैं। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या चीज़ है बेटा? जरा इसका मतलब समझते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस क्या होता है? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने कहा कि बेटा स्पीड को कैलकुलेट करो, तो आपने कहा कि सर स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमने लेंथ नाम का एक फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम नाम की एक फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया।
इस फंडामेंटल क्वांटिटी में मास, इस फिजिकल क्वांटिटी में मास नाम का जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है। पहली क्वांटिटी आ रही है लेंथ, जो क्या है, 1 टाइम पे है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं स्पीड में लेंथ, और दूसरा कौन सा आ रहा है बेटा, टाइम आ रहा है, और जो मास है वो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक, मास इसमें नहीं आ रहा है। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। तो अब अगर हम बात करते हैं कि स्पीड के डायमेंशंस क्या है, तो आपका ये स्पीड के डायमेंशंस है लेंथ और टाइम। नोटिस करिएगा बेटा, लेंथ यहाँ आ रहा है 1 टाइम और टाइम आ रहा है 1 टाइम। तो लेंथ का डायमेंशंस कितना है, 1, और टाइम का डायमेंशन है 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मुझे लिखना है फोर्स। ठीक, फोर्स इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स को बताने के लिए क्या करेंगे बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे देखिएगा ध्यान से, जब हम बात करते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को थोड़ा हम ब्रेक करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मास इनटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लिख सकते हैं बेटा। यहां पर देखिएगा ये जो डेल्टा वी है इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मैंने इतना लिखा, डेल्टा वी को लिखा, और इसके बाद ये जो डेल्टा टी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डेल्टा टी हो गया। यहां पर तुम इसको क्या लिख सकते हो, देखो, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ टाइम 2 बार है तो टाइम का स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस फोर्स नाम के फिजिकल क्वांटिटी में 3 चीज़ें शामिल हैं। पहला है मास, जो कि 1 टाइम आया हुआ है, दूसरा है लेंथ, जो कि आपकी 1 टाइम आई हुई है, और थर्ड है आपका टाइम, जो आपका आया है 2 टाइम। तो इसका मतलब फोर्स के कितने डायमेंशंस हुए बेटा, फोर्स के 3 डायमेंशंस हुए। पहला हुआ मास, जो कि 1 टाइम आया है, दूसरा है लेंथ, जो कि अगेन 1 टाइम आया है, और तीसरा है टाइम, जो 2 टाइम आया है। ये हो गए बेटा इसके डायमेंशंस। तो अगर मुझे इसी चीज को लिखना होगा तो हम कैसे करके लिखेंगे, देखते जाओ। हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स, इस तरह से हम सिंबल बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम लोग मास को m लिखेंगे और m के पावर 1 लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई का साइन यहां नहीं लगाएंगे। यहां लिखेंगे लेंथ के पावर 1 लिखेंगे, और नीचे है t स्क्वायर है, यानी t के पावर 2 है। इसको अगर सही ढंग से लिखें तो हम लिखेंगे m के पावर 1, l के पावर 1, और साथ ही साथ t जो है इसको अंदर करके ये लिख देंगे। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस फोर्स में पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, वह है मास, जो कि 1 टाइम है, दूसरा है लेंथ, जो अगेन 1 टाइम है बेटा, और तीसरा है आपका टाइम, जो कितना टाइम है, जो आपका -2 टाइम है। ये होता है बेटा आपका तरीका डायमेंशंस को पता करने का। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, जो है डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्चुअली डायमेंशंस का मतलब होता है, डेफिनेशन की बात करें, ये किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स रेज होते हैं वो नंबर्स होते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर रेज होते हैं, दैट आर डायमेंशंस। सपोज करो बेटा मुझे लिखना है वर्क, मैंने आपको बता दिया कि इसका डायमेंशनल वैल्यू जो है वो ये है।
बता सकते हो इसके डायमेंशंस कितने हैं या कौन कौन है? तो इसमें बेटा पहला जो डायमेंशन है वो है मास, यानी मास नाम का जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है ये 1 है। जो दूसरा है लेंथ, लेंथ नाम का जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये है 2। और तीसरा है बेटा टाइम, टाइम नाम की जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है -2। तो ये हो गए इसके डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस के जो होते हैं वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर रेज जो पावर्स होते हैं उन्हीं पावर्स को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बेटा अब डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, इस टॉपिक को बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।